बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम खुद तशख़ीस सरगर्मी 1.4 करेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट के दरमियान क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो इन दोनों की डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए। तो आयनी कंपाउंड्स की नुमाइंदगी करने वाला सादा तरीन यूनिट फार्मूला यूनिट कहलाता है। ये आयनिक कंपाउंड्स में आयंस की सादा तरीन अददी निस्बत है। ठीक है, और हमें पता है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो भी किसी कंपाउंड्स के एटम्स की सादा तरीन अददी निस्बत होती है, और आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट होता है वो भी आयंस की सादा तरीन अददी निस्बत है। दीगर अल्फाज में आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट ही उनके एम्पिरिकल फार्मूलाए होते हैं, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट हैं वो ही उनके एम्पिरिकल फार्मूलाए हैं, और कोई एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होते। मसलन आम नमक का फार्मूला यूनिट NaCl है। ठीक है, और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। सो आम नमक जो हम टेबल साल्ट खाते हैं इसका फार्मूला यूनिट भी NaCl है और एम्पिरिकल फार्मूला भी NaCl है। तो ये ताल्लुक है स्टूडेंट्स कि जो किसी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होता है वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में किस तरह फ़र्क करेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की हकीकी तादाद को जाहिर करता है। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम तमाम एटम्स की हकीकी तादाद जान सकते हैं। मसलन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कार्बन के इसमें 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 हैं। तो अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें हमें तमाम एलिमेंट्स की हकीकी तादाद पता चल गई कि इसमें कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। टोटल इसमें 24 एटम्स हैं। ठीक है। अच्छा, इंपेरिकल फार्मूला ऑन द अदर हैंड ये हमें क्या बताता है तो वो देखते हैं। तो केमिकल फार्मूला है कि सादा तरीन शक्ल इंपेरिकल फार्मूला कहलाती है। ये एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा अद्दी निस्बत को जाहिर करता है। ठीक है, तो इसमें हम सादा अद्दी निस्बत देखते हैं। मसलन ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला CH2O है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है ना, इंपेरिकल फार्मूला CH2O है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने 6 के टेबल से काट लिया। ठीक है, 6 एक बार 6 तो कार्बन का 1 हो गया, 6 दो बार 12 हाइड्रोजन के 2 हो गए, और ऑक्सीजन का 6 एक बार 6 ऑक्सीजन का 1 हो गया। तो इस तरह से जो सबसे छोटा नंबर होता है उसके साथ हम डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं उसके साथ, तो वो जो चीज़ बचती है वो हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला आ जाता है। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंस आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में तमाम एलिमेंट्स की हकीकी तादाद बताता है, जबकि इंपेरिकल फार्मूला हमें किसी कंपाउंड में एटम्स की सादा अददी निस्बत को जाहिर करता है। तो इसमें हमने सादा किया होता है, काटा हुआ होता है। ठीक है, तो वो हमें इंपेरिकल फार्मूला मिल जाता है। तो इंपेरिकल फार्मूला जो है वो केमिकल फार्मूला है कि सादा तरीन शक्ल है, यानी कि छोटी शक्ल होती है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ हमें फार्मूलाज दिए गए हैं, उनमें से हमसे ये कह रहे हैं कि फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूलर फार्मूला की शनाख्त हमने करनी है। तो स्टूडेंट्स, जो फार्मूला यूनिट होते हैं ये आयनिक कंपाउंड के फार्मूले होते हैं, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं ये दूसरे होते हैं, जो दूसरे कंपाउंड्स होते हैं जो आयनिक नहीं होते, तो उनके जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, हमें पता है कि फार्मूला यूनिट जो है वो सिंपलेस्ट होते हैं, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि इनके एम्पेरिकल फार्मूलाज भी यही होते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये सिंपल है ना, BaCO3 KBr, तो ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये वाले आयनिक कंपाउंड है, तो ये फार्मूला यूनिट है। ठीक है, जबकि ये देखें 2 से कट सकता है। वैसे ये मीथेन है। ठीक है तो ये भी सिंपलेस्ट, फर्दर ये कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन जो मीथेन है ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। इसी तरह से ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज तो हमें पता है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये फार्मूला यूनिट नहीं है, क्योंकि ये 6 से कैंसिल हो सकते हैं। एंड इसी तरह से ये C12H22O11, ये जो हम शुगर यूज़ करते हैं, चीनी सुक्रोज, तो ये उसका केमिकल फार्मूला है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, तो ये भी आयनिक कंपाउंड नहीं है, जो चीनी है ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट एसिटिक एसिड, ये इसका फार्मूला है CH3COOH। इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमने फाइंड करना है, तो चलिए पहले ये फाइंड कर लेते हैं, एंड फिर उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर मास भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3COOH है। अब इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं? 2। ठीक है, तो हम C2 लिख लेते हैं।
हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के 3 ये है ना, और एक हाइड्रोजन का ये है, तो 3 और 1 4 हो गए। सो हाइड्रोजन के 4 एंड ऑक्सीजन के तो ऑब्वियसली हमें नजर आ रहे हैं 2 है, तो ऑक्सीजन के हमने 2 लिख दिए। अच्छा अब स्टूडेंट्स 2, 4 और 2 पर किसका टेबल सब पर जाता है, तो 2 का जाता है ना, जैसे 2 का टेबल 2 पर भी जाता है, 2 एक बार 2, 2 का 4 पर भी जाता है, 2 2 बार 4 और 2 एक बार 2 हो जाएगा। सो अब हमने इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करना है, तो 2 से इनको कैंसिल आउट करवा देंगे। तो ये मैंने नीचे डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर दें। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने नीचे ये 2 लिख दिया है, ठीक है। तो 2 एक बार 2 तो कार्बन का 1 हो गया, 2 2 बार 4 2 और 2 एक बार 2 ऑक्सीजन का 1, और 1 हम यहाँ पर लिखते नहीं हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो जस्ट सिंपल है, ऊपर आपने एटमों को जमा करके एक खास तरतीब से लिख लेने, फिर उसके बाद 2 से सबको काट देना, तो वो इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा। अच्छा अब हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा देखें, तो जो मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड करना है उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। तो वही ऊपर वाला जो हमने सीधा किया था C2H4O2, ठीक है। इसमें कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का एटॉमिक मास। ये जो A है ये एटॉमिक मास को जाहिर करता है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम्स हैं, तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एंड प्लस ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। अब इनके एटॉमिक मासेस हमें पता होने चाहिए, तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है एंड ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये आपने याद रख लेना है। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 हम लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 12 बार 24 हो जाएगा, 4 एक बार 4 और 2 16 बार 32, फिर इन तमाम को प्लस कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। और एटॉमिक मास यूनिट ये मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है, तो 60 AMU ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस हमें फार्मूलाज दिए गए हैं, इनके हमने फार्मूला मासेज फाइंड करने हैं। तो फार्मूला मास भी मॉलिक्यूलर मास ही की तरह हम फाइंड करते हैं। जस्ट ये जो फार्मूला मास होता है ये आयनिक कंपाउंड्स के होते हैं, ठीक है। तो ये सारे आयनिक कंपाउंड्स दिए हैं, इनके हमने फार्मूला मास फाइंड करने हैं। तो Na2SO4 है। अब फार्मूला मास इसके लिए पहले फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो सोडियम के 2 एटम्स हैं, तो हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय सोडियम का एटॉमिक मास एंड प्लस सल्फर का 1 ही है, तो सल्फर का एटॉमिक मास, इसके साथ किसी को मल्टीप्लाई नहीं करवाना। एंड ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 हैं, तो प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है सोडियम का जो एटॉमिक मास है ये 23 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16। ये तो हमने ऊपरी क्वेश्चन में भी देखा। तो ये सारे हमने इसमें पुट किए, सोडियम की जगह 23 लिखा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। आप पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 2 23 बार 46 होगा, 32 इसी तरह से आ जाएगा एंड 4 16 बार 64 हो जाएगा। अब इन तमाम को प्लस करेंगे तो 142 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा नेक्स्ट है दूसरी जो है ZnSO4, ठीक है। तो फार्मूला मास इसका पहले फार्मूला ओपन करेंगे, तो जिंक का एटम एक ही आपको नजर आ रहा है, तो जिंक का एटॉमिक मास प्लस सल्फर यहाँ पर भी एक है, सल्फर का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 हैं, तो प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। अच्छा अब स्टूडेंट्स जिंक यहाँ पर न्यू है, तो जिंक का जो एटॉमिक मास है वो 65 होता है, ये आपने याद रखना है। सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का अगेन 16 हो गया, तो ये हमने इसमें वैल्यूज पुट की। जिंक की जगह हमने 65 लिखना है, सल्फर 32 है और ऑक्सीजन के चूँकि 4 एटम्स थे तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास होता है। तो इसी तरह से हमने अब 4 16 बार बस 64 करेंगे, ये एज इट इज़ नीचे आ गए। अब इन तमाम को प्लस कर देंगे, तीनों को प्लस करेंगे। अच्छा नेक्स्ट में फार्मूला मास हमने कॉपर का एटॉमिक मास, क्योंकि कॉपर का एक ही एटम है यहाँ पर एंड कार्बन का भी यहाँ एक है, देख लें, तो कार्बन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास करेंगे। अब स्टूडेंट्स कॉपर का आपने याद रखना है, कॉपर का जो एटॉमिक मास है वो 63.5 होता है, ठीक है। तो कॉपर का 63.5 होता है। कार्बन का हमें ऑलरेडी पता है 12 होता है, ऑक्सीजन का भी हमें ऑलरेडी पता है 16 होता है, तो ये हमने इनमें वैल्यूज पुट कर दी। अब ये वाले एज इट इज़ नीचे आ गया, 12 भी एज इट इज़ नीचे आ गया, 3 16 बार 48 करेंगे। अब इन तमाम को प्लस कर देंगे तो 123.5 AMU ये हमारे पास CuCO3 का फार्मूला मास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।